इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है यूएस नेवी के कई सारे ऑफिसर को दिखाते हुए, जो कि अपनी फैमिली के साथ एक फेस्टिवल बनाने जा रहे थे और वो मिलिट्री द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी। वो सभी लोग धीरे धीरे एक बोट के ऊपर चलने लगे क्योंकि वो पार्टी समुद्र के बीचों बीच थी। अब जैसे ही वो सारे लोग बोट के अंदर बैठ जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ। ये धमाका इतना बड़ा होता है कि बोट में जितने भी ऑफिसर और जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे मारे गए। किसी को इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि वो अधमरा हो गया था और ये चीजें कैसे हुई और किसने की ये किसी को कुछ भी नहीं पता। जल्द से जल्द सारे लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कराया गया और उन्हें किनारे पर भी लाया गया। कई ऊंचे दर्जे वाले पुलिस ऑफिसर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए कि आखिर इसमें किसका हाथ हो सकता है। सबसे दुख वाली बात ये थी कि इस धमाके के अंदर यूएस नेवी के सारे ऑफिसर जो उनके लिए काम किया करते थे वो सभी के सभी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर मारे गए। यानी कि इतिहास का सबसे बड़ा अटैक हो सकता है, इसीलिए इसके ऊपर डीपली इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी गई। सारे के सारे पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव को अलाउ कर दिया था इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब हमें यहाँ पर सीनियर डिटेक्टिव दिखाया जाता है जिसका नाम डक था। डक को स्पेशली इस केस को सॉल्व करने के लिए एलोकेट किया गया होता है। डक तो अपनी साथियों के साथ वहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी करने भी लगा। हालांकि उसे ज्यादा क्लू भी नहीं मिलते, लेकिन उसने बहुत सारी चीजें अपने पास जमा करके रखी थी जिसकी वो रिपोर्ट तैयार कर रहा था। अब डक को यहाँ पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उसकी एक दोस्त का कॉल आता है। उसका दोस्त डक को बता रहा होता है कि हमें एक और लेडी की डेड बॉडी मिली है जिसकी 30% बॉडी पूरी जल चुकी थी। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि हमें एक कॉल आया था इस लड़की के रिकॉर्डिंग, क्योंकि ये लड़की कई घंटों से अपने घर पर नहीं गई थी और यही लड़की का कॉल आया था उस दुर्घटना से पहले। यानी कि इस लड़की के पीछे कोई क्लू हो सकता है जिसे हमें पता करना होगा। डक को ये बात बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, इसीलिए वो सीधा अपने दोस्त के पास चला गया जहाँ पर उस लेडी की डेड बॉडी रखी गई थी। उस लेडी का नाम क्लियर होता है जिसकी पूरी बॉडी जल चुकी होती है, लेकिन दुर्घटना होने से पहले कोई उसके बारे में कैसे कॉल कर सकता है। इसीलिए पूछताछ करने के लिए डक उस लेडी के घर पर चला गया था। यहाँ पर उसके फादर से पूछताछ करने के बाद उसके फादर बताते हैं कि क्लियर कई घंटों से घर पर नहीं आई थी और मैंने कुछ ही टाइम पहले इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था। यहाँ पर डक उनके घर की थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता है। हालांकि डक को थोड़ी सी बातें पता नहीं चली थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार करी और सीनियर पुलिस ऑफिसर की तरफ आ गया। उसने अपनी पूरी टीम को एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होती है कि क्लियर की पूरी तरीके से हत्या नहीं की गई बल्कि उसका मर्डर किया गया था। और मुझे लगता है कि ये मर्डर होने के बाद सारी बातें छुपाने के बाद वो धमाका भी किया गया जिससे कि ये पता चल जाए कि क्लियर उस धमाके में ही मारी गई है। अब डक यहाँ पर अपनी टीम को एक और एडवाइस देता है कि जितना मेरा अंदाजा है अगर हम चाहें तो क्लियर के उस मर्डर को ढूंढ ले जिसने कि उस शिप में धमाका करवाया था। यानी कि अब हमारा टारगेट सेम ही है, इसीलिए हमें डीपली वो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी इससे कि हम उस मर्डर का पता लगा लें। डक ने एफबीआई ऑफिसर को ये तक बता दिया था कि क्लियर की गाड़ी चोरी हो चुकी थी और मुझे लगता है कि सबसे पहले मर्डर ने क्लियर की जान ली और उस गाड़ी में बम रख के उससे शिप के अंदर भेज दिया जिससे कि उस शिप के अंदर धमाका हुआ था और बहुत सारे नेवी के ऑफिसर मारे गए। एफबीआई ऑफिसर को डक की सारी इन्फॉर्मेशन से काफी ज्यादा मदद मिलती है और वो अपने केस में थोड़ा आगे भी पहुंच गए थे। तभी डक की नजर एक गाड़ी पर चली जाती है जो कि उसके दोस्त लैरी की हुआ करती थी। लैरी कुछ समय पहले डक के साथ काम किया करता था, लेकिन एफबीआई ऑफिसर से बात करने के बाद उन लोग को ये पता चलता है कि लैरी भी उस शिप में मौजूद था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अब उसकी पूरी तरीके से मौत हो चुकी है, उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई। इस बात का डक को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो काफी मायूस भी हो गया था। लेकिन एफबीआई का एक सीनियर ऑफिसर जिसका नाम पोल होता है वो डक के पास उसे ऑफर दे रहा था कि तुम हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व करने के लिए। यानी कि डक जो कि एक डिटेक्टिव होता है उसे एफबीआई ऑफिसर में मौका मिल रहा था शामिल होने का, क्योंकि पोल को पता होता है कि डक ने जो रिपोर्ट्स इकट्ठा की होती हैं वो हमारे सभी ऑफिसर में से कोई भी इकट्ठा नहीं कर सकता और डक भी इस जगह से वाकिफ है और वो इस केस में सॉल्व करने के लिए हमारी काफी मदद करेगा। डक्स ने भी अच्छी अपॉर्चुनिटी में ड्राफ्ट कर लिया और पोल की टीम में शामिल हो गया, यानी कि एफबीआई की टीम में। पोल अब डक को अपने बहुत महत्वपूर्ण टीम में लेकर आता है जिसके पास बहुत सारे गैजेट होते हैं। वहाँ पर काफी सारे मेंबर टीम के सामने स्क्रीन भी लगी गई थी और उन्होंने यहाँ पर स्नो वाइट नाम का एक बहुत ही एडवांस सिस्टम
सिस्टम भी बनाया था। दरअसल सिनोवाइट सिस्टम की खासियत ये होती है कि ये 4 दिनों पहले की फोटोज को दिखा देता था, यानी कि इस सिस्टम की मदद से 4 दिन पहले का किसी का पास्ट देखा जा सकता था। डक को ये बातें मजाक लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसी चीजें बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन पोल और उसके सारे टीम मेंबर्स उसे रियलाइज कराते हैं कि ये सब कुछ सच है। हमने ये सिस्टम इसलिए बनाया ताकि मुजरिमों का पता लग सके, और साथ ही साथ ये सारी चीजें काफी ज्यादा कॉम्फर्टेबल हैं। तुम इन सारी बातों को और किसी को नहीं बता सकते। डक तो अब और भी सिनोवाइट सिस्टम के बारे में जानने लगा। हालांकि इतना ज्यादा फायदा होने के कारण इसका एक ड्रॉ फेक भी है। 4 दिन पहले पास्ट में जाने के बाद वो किसी भी चीज को फॉरगेट यानी कि फीडबैक नहीं कर सकते। उन्हें अगर एक दिन से दूसरे दिन में जाना है तो पूरी रात उन्हें वेट करना होगा उन वीडियो फोटोज के लिए, यानी कि उसके अंदर मैनुअली कंट्रोल करने का कोई बटन नहीं है। और इसी सिनोवाइट सिस्टम की मदद से वो सभी चाहते थे कि हम 4 दिन पहले का समय देखें जब ये ब्लास्ट और धमाका हुआ था, और हमें कातिल के बारे में पता चलेगा जिसने की क्लियर को मारा है। हालांकि डक ने बताया कि वो मर्डर सेम ही है जिसने की वो धमाका किया और क्लियर की जान भी ली थी। तो सारे ऑफिसर डक से ही पूछते हैं कि हमें इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। डक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताता है कि हमें सबसे पहले क्लियर के घर जाना चाहिए जहां पर उसके कार के साथ शायद छिड़कानी की गई, लेकिन अब उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो 4 दिनों तक मर्डर का इंतजार करते रहें। इससे अच्छा डक ने एक और आइडिया दिया कि हमें सबसे पहले क्लियर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस मर्डरर ने क्लियर को सबसे पहले किडनैप किया था, और अगर हम क्लियर को ट्रैप करते रहें और उसकी लाइफ में ज्यादा से भी चेंजेस आते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भाई मर्डर है और उसी ने उसे किडनैप करके वो धमाका भी किया है। डक की बात सारे ऑफिसर को ठीक लगती है, इसीलिए वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट करके सभी लोग क्लियर के पास चले जाते हैं जब वो धमाके में मारी नहीं गई थी और एकदम से जिंदा थी। ये पूरा सिस्टम एकदम हाईली एडवांस होता है कि सारी चीजें एकदम से रियलिटी में दिख रही थी। डक भी ये सारी चीज देखकर एकदम से चौंक गया था कि उसे कभी भी रियलाइज नहीं हो रहा था कि ऐसी ये चीजें एक्सिस्ट होती हैं। अब वो लोग हर एक सेकेंड में क्लियर का पीछा कर रहे होते हैं और उसे देख रहे होते हैं स्क्रीन पर, ताकि वो सभी लोग उस मर्डर का पता लगा सकें, और अगर पता चल गया तो वो सभी FBI ऑफिसर उसे जाकर पकड़ लेंगे। वो सभी लोग क्लियर के हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहे होते हैं कि आखिर वो अपने घर में क्या करती थी और उसके ऊपर हमला किसने किया। तभी यहाँ पर डक नोटिस करता है कि क्लियर महसूस कर रही है कि उसके आसपास कोई तो मौजूद है, यानी कि कोई तो उस पर नजर रख रहा है। तभी डक ने बाकी के ऑफिसर से पूछा कि क्लियर हमें देख सकती है। तब ऑफिसर ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, हम क्लियर को देख सकते हैं, लेकिन जो क्लियर अपने पास्ट में जिंदा है और अभी मौजूद है वो हमें कभी भी नहीं देख सकती। जिसके बाद डक क्लियर के हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है। उसे तो एक समय पर क्लियर एडिक्टिव लगने लगी, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि क्लियर मर चुकी है और ये उसका पास्ट है। डक की अब पूरी टीम लगातार क्लियर के ऊपर नजर रख रही थी, जहाँ पर उन लोग को ये पता चल जाता है कि क्लियर अब अपने एक फ्रेंड के पार्टी में गई है। क्लियर काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है, तभी उसे एक अननोन कॉल आता है। ये अननोन कॉल और किसी का नहीं बल्कि उसी आदमी का होता है जिसने की वो ब्लास्ट किया था। क्लियर तो उस आदमी से बात करने के लिए बाहर चली गई जहाँ पर वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारी गाड़ी खरीदनी है जिसने की तुमने वेट साइट पर खरीदने के लिए डाली थी। हालांकि ये क्लियर को बेचना होती है, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल फ्री नहीं थी, इसीलिए मैं तुमसे कल आकर मिलती हूँ। वो दूसरा आदमी यानी कि वो बॉम्बर क्लियर की तुरंत ही लोकेशन का पता करता है, यानी कि वो उसके घर तक पहुँच सके। क्लियर ने वो सारा एड्रेस प्रॉपर्ली बता दिया था। वहीं अब डक और उसकी पूरी FBI की टीम ये कॉन्सेंट्रेट करने लगती है कि आखिर वो फोन कॉल किसने किया था। उन्होंने अब अपने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से वो फोन को ट्रैक कर लिया और ये पता लगा लिया कि ये किस लोकेशन से आ रहा है। उन्होंने वो सारे लोगों को वीडियो फोटोज को एक्सेस कर लिए होते हैं, जिससे कि वो सारे लोग को देख पा रहे थे। अब उन सारे आदमियों में से एक आदमी दिखाया जाता है जिसने की अपने पीठ पर अजीब तरह का एक बैग रख रखा था। डक को इस बैग के ऊपर काफी शक होने लगा, इसीलिए उसने अपनी टीम से कह दिया कि तुम जब जाकर पता लगाओ कि आखिर इस बैग में है क्या। और ऐसा सेम बैग क्या उस शिप पर भी मौजूद था जब वो धमाका हुआ था। जब सारे ऑफिसर अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में ध्यान देते हैं और बाद में ये पता लगा लेते हैं, तो वो डक की बात सेम कहते हुए बताते हैं कि ऐसा शिप में बैग मौजूद था, यानी कि हो ना हो उस बैग के अंदर बॉम्ब है और उसी मर्डर ने उस बैग को उस शिप पर रख दिया था। अब तो सारे ऑफिसर उस मर्डर को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगातार क्लू मिलते जा रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा तो हो गया था कि आखिर उन्हें किसका पीछा करना है। वही मर्डर है जिसने की क्लियर
क्लियर का मर्डर किया और उसने शिप में बम डालकर बहुत सारे नेवी के ऑफिसर को जान से मार दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि वो स्नो वाइट के सिस्टम के अंदर उस आदमी का चेहरा 7 घंटों के बाद देख सकते थे, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकआउट होने के ना कारण वो आगे या पीछे नहीं बढ़ सकते थे। इसीलिए उन लोग को हर एक सेकंड देखने पड़ेगा और उस मूवमेंट का आने का इंतजार करना पड़ेगा जब वो मर्डर उनके सामने आकर के अपना सारा प्लान एक्सिक्यूट कर सकता था। वो सभी लोग अब लगातार उस मूवमेंट का वेट कर रहे होते हैं। डक और उसकी पूरी टीम क्लियर को अब लगातार देख रही थी और उसके सारे काम पे ध्यान देते हैं। तभी डक के हाथों में एक लेजर लाइट होती है, वो स्क्रीन में आकर के उसे क्लियर को मारता है। तभी क्लियर की नजर उस लेजर लाइट के ऊपर चली जाती है जो कि ऊपर की तरफ देख रही थी। इस बात से डक एकदम से शॉक में पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो पास्ट का सीन है और इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हालांकि जब भी डक क्लियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा था तो वो डिस्ट्रॉय हो जा रही थी और इस बात से डक को काफी शक होने लगा, क्योंकि वो इसलिए परेशान था कि FBI ऑफिसर वालों ने उसे सिर्फ इतना बताया था कि इस सिस्टम का यूज करके हम सिर्फ उसे देख सकते हैं, यानी कि वो हमें बिल्कुल ही नहीं देख सकती। लेकिन डक ने तो एक्सपीरियंस किया कि क्लियर लगातार उसके ऊपर ध्यान दे रही है, इसीलिए वो सारे ऑफिसर से पूछने लगा कि मुझे सच्चाई बताओ, तुम लोगों ने मुझसे ऐसा क्या छिपाया है। तब जाकर के FBI ऑफिसर को ये बताना पड़ता है कि ये सिर्फ थर्मा इमेजेस नहीं है। दरअसल हम सिस्टम की मदद से पास्ट में जिसे भी देखते हैं वो एक्चुअल में जिंदा होता है, यानी कि इस समय क्लियर जिंदा है अपने पास्ट के अंदर, और अगर हम कोई भी डिस्टेंस पैदा करें तो वो उसे सहन और महसूस भी कर सकती है। डक तब जाकर बोलता है, क्या हम इस सिस्टम से पास्ट में जा सकते हैं। इस बात से FBI वाले इसका जवाब ना में दे रहे थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पर उन लोगों ने काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने सबसे पहले पास्ट में जानवरों को भेजा, लेकिन अचानक से उनकी हार्ट बीट रुक जाती और वो पास्ट में मारे जाते। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे चैनल बने रहें ताकि हम और भी अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।